ओके, इट वॉन्ट बी अ लॉन्ग सेशन, बहुत ज्यादा लंबा नहीं होगा। जस्ट मुझे जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन, उससे रिलेटेड कुछ इंट्रोडक्शन और जो इजी टॉपिक्स हैं वो मैं आज कवर करती हूँ। ऑलरेडी यू ऑल हैड द वेरी लॉन्ग डे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो एंड यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो हम बस छोटा सा एक सेशन रखेंगे जिसमें कि वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, बेसिकली उनका इंट्रोडक्टरी पार्ट। ओके, सो जो आपका चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इट्स कंप्लीटली फोकसिंग ऑन हाउ ऑर्गेनिजम्स डेवलप अनदर ऑर्गेनिज्म, यानी एक पर्टिकुलर जनरेशन का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, वेदर इन माइक्रोब्स, वेदर इन प्लांट्स, वेदर इन एनिमल्स। तो ओवरऑल पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स कैसे नई जनरेशन बना रहे हैं, what things they are doing, और एक्चुअली बायोलॉजिकली कौन कौन से चेंजेस अगर होते हैं, कौन कौन से फिनोमिना हेल्प करते हैं फॉर द रिप्रोडक्शन पार्ट। ओके, सो दैट इज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट। दूसरा, अगर मैं ब्रॉडली आपको बताऊं कि रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्या क्या हैं, स्टूडेंट जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर 1 मिनट। ओके, इफ आई डिस्कस ब्रॉडली द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, तो पहला है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। and sexual reproduction. करेक्ट, एंड द अनदर वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी इनके बीच में डिफरेंस क्या क्या है, एग्जैक्टली कौन से पॉइंट्स हैं जो डिफरेंशिएट करते हैं। पहली चीज असेक्सुअल है, इट मींस इट इज डिस्कसिंग अबाउट द यूनी पेरेंट, यानी सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट है एंड वन पेरेंट, वन इंडिविजुअल इज इनफ टू प्रोड्यूस द अनदर ऑर्गेनिज्म और नेक्स्ट जनरेशन। ऐसे मोस्टली असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन लोअर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ देम आर यूनिसेलुलर, सो मोस्टली आप माइक्रोब्स को कवर कर सकते हो एंड सम लोअर प्लांट्स एंड एनिमल्स आल्सो। सो दे एक्चुअली अंडरगो दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। प्लांट्स और एनिमल्स तो उनके लिए ये ऑप्शनल होता है, बट माइक्रोब्स मोस्टली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। प्लस क्योंकि सिंगल पेरेंट ही नेक्स्ट जनरेशन बना रहा है, इसीलिए जेनेटिक यानी डीएनए वाइज कोई भी डिफरेंसेस क्रिएट नहीं होते। सो यू कैन से असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से यू can produce clone, so they are producing their clones also, तो genetically वो सारे similar भी हैं। For example, let's take bacteria, तो bacteria का अगर एक सेल है, one mother cell is producing 2 daughter cell, तो अगर ये 2 डॉटर सेल्स बना रहे हैं और प्रोड्यूस कर रहे हैं, इट मींस इनका सेम जेनेटिक्स कॉपी होके डिवाइड हो रहा है, दैट्स इट। क्योंकि इनके पास और कोई इंडिविजुअल नहीं है जिसके साथ ये अपना जेनेटिक्स कंबाइन कर सके और वेरिएशन ला सके। सो दैट्स वाई जो सिंपलर एंड लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे असेक्सुअल मेथड अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट सेक्सुअल मेथड, इट मींस इट नीड बाय पेरेंट, two parents or two individual are required to produce a generation। अगर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, इफ 2 पेरेंट्स 2 इंडिविजुअल्स नहीं भी हैं, देन यू नीड 2 gametes at least, because there are many organisms जो मेल और फीमेल दोनों ही गैमेट्स सेम बॉडी में प्रोड्यूस करते हैं, दे आर नोन एज hermaphrodites। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स में भी रिप्रोडक्शन होता है। सो दिस काइंड ऑफ इवेंट्स टेक्स प्लेस। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाती है, जेनेटिक वेरिएशन। इट मींस कि 2 डिफरेंट इंडिविजुअल, उनके गैमेट्स फ्यूज होंगे, फ्यूज अगर हो रहे हैं तो यानी 2 डिफरेंट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स और डीएनए कंबाइन हो रहे हैं, तो जो उसका आउटकम होगा या जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा उसमें कोई ना कोई चेंजेस होंगे, उनके बोथ पेरेंट्स के कंबाइंड फॉर्म होंगे, यानी दोनों ही पेरेंट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे और कुछ शायद पीछे छूट चुके होंगे। Okay, so that is called that is about sexual reproduction. It leads to genetic variation. Genetic variation होगा तो species में भी varieties मिलेगी, that is the reason all humans look different, that is also one of the reason all majority of the sexual reproducing organisms जो है उनमें इतनी varieties मिलती है, maybe morphological varieties, anatomical varieties, और जियोग्राफी के हिसाब से उनके बॉडी स्ट्रक्चर, फॉर्म्स, फीचर्स, ये सारी चीजें चेंज हो जाती हैं, क्योंकि वो जो चेंजेस हैं, जो जेनेटिक चेंजेस हैं और एडाप्टेशंस हैं, ऐसे पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स में काफी इजीली अकर हो पाते हैं। एंड also that individuals DNA या उनका genetic material, it carries lots and lots of characteristics। बहुत सारी genes होती हैं, somewhere more than around 30,000 genes, and all the genes are expressing so many characteristics।
तो अगर इतनी वेरिएशंस मिल रहे हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स कोई पॉसिबल होगा अगर हो, एंड कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एब्सेंट भी हो सकते हैं. सो देयर आर मल्टीपल चांसेस. ये प्रोबेबिलिटी गेम होता है अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, सो दीज आर द टू एस्पेक्ट्स. ये दो ही ब्रॉड कैटेगरीज हैं जो आपको इस चैप्टर में ध्यान रखना है. सो सिमिलरली आपको क्या करना है, जो पहली चीज मैं बताऊंगी दैट इज रिलेटेड टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड व्हाट आर द मेथड्स इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो वो कैरी ऑन करते हैं. सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अभी इनमें बहुत सारे मेथड्स अकर होते हैं. आफ्टर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रिसर्च एंड ऑब्जर्वेशन पता चला कि असेक्सुअल के भी मल्टीपल वेराइटीज हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पास अपने अपने तरीके हैं. तो वो कौन सा है सबसे फेमस एंड सबसे इजीएस्ट इज फिजन. फिजन कैन बी बाइनरी ऑल्सो. फिजन कैन बी मल्टीपल फिजन ऑल्सो. बाइनरी मतलब जब एक मदर सेल से दो डॉटर सेल्स बनते हैं, दैट इज बाइनरी. यानी दो हिस्सों में डिवाइड हो गए, दैट इज द मीनिंग ऑफ बाइनरी. मल्टीपल मीन्स वन सेल इज मेच्योरिंग एंड फॉर्मिंग मल्टीपल सेल्स. बहुत सारे सेल्स बन रहे हैं. सो दे हैव मेनी डॉटर सेल्स. ओके, तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, सो दैट कंडीशन इज मल्टीपल फिजन. बाइनरी फिजन मोस्टली आप किन किन में देखोगे, एनी ऑफ योर कॉमन बैक्टीरिया, उनमें आप बाइनरी फिजन देख सकते हो. ओके, बैक्टीरिया और फ्यू ऑफ द प्रोटिस्टास आल्सो. मल्टीपल फिजन आप प्रोटिस्टा के ही वन ऑफ द एग्जांपल्स पैरामीशियम में आप मल्टीपल फिजन देखोगे. Okay, so these are the things you can observe in these particular organisms. Second category after fission, that is known as budding. Budding means bud formation. Bud produce करना. अब bud होता क्या है? Bud means suppose अगर particular organism mature हो रहा है और अपने reproductive phase में, so what they do, they produce certain extracellular mass. और वो एक्स्ट्रा सेलुलर मास जो है वो उनकी ही बॉडी या उनके आउटर सेल के वॉल के साथ अटैच रहता है. सो दैट काइंड ऑफ मास दे प्रोड्यूस. एंड उसके बाद क्या होगा, वो मास बार बार डेवलप होगा और उसकी न्यूट्रिशन की सप्लाई कहाँ से जाएगी, मेन पेरेंट बॉडी से जाएगी. एंड आफ्टर सर्टेन टाइम ये बर्ड मेच्योर हो जाएगा एंड डिटैच होके वो अपना नया एक इंडिविजुअल बनेगा. एंड सिमिलरली इट कैन हैपन. Sometimes budding can be continuous also. मतलब कि अगर एक सेल है एंड वो सेल के ऊपर बर्ड्स बन रहे हैं तो उसके ऊपर कंटिन्यूअस बर्ड फॉर्मेशन होते ही रहते हैं. इस टाइप का ग्रोथ आपको कहाँ देखने को मिलेगा? वेरी फेमस एग्जांपल यीस्ट, वन ऑफ द फंगस. तो ऐसी सिचुएशन में आपको बर्ड्स दिखेंगे. बर्ड्स और कहाँ दिखते हैं? हाइड्रा. हाइड्रा इज द लोअर एनिमल. I told you lower organisms भी asexual mode में जाते हैं. So Hydra something look like this. इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है एंड उनके बर्ड्स इस तरीके से प्रोड्यूस्ड होते हैं. एंड जब वो बर्ड मेच्योर हो जाते हैं तब वो क्या करेंगे, डिटैच हो जाएंगे मदर्स बॉडी से एंड दे विल ग्रो सेपरेटली. सो इस टाइप की जो भी ग्रोथ है जो ओवरऑल पेरेंट बॉडी के साथ अटैच रहता है टिल मेच्योरेशन, दैट काइंड ऑफ सिचुएशन इज बडिंग. फिजन एंड बडिंग सबको समझ में आया, दोनों टाइप्स? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Shall I change the slide? Yes, ma'am. Okay. So third category, यानी type C. Type C is something related to spore formation. अभी spore something new. स्पोर का अगर अंडरस्टैंडिंग अगर आप रखना चाहते हो कि एग्जैक्टली स्पोर होता क्या है, तो जो भी आप हायर प्लांट्स में सीड्स देखते हो तो सीड का ही रेप्लिकेटिव फॉर्म है, बट ये लोअर ऑर्गेनिजम्स ने अपने लिए रखा है. मतलब इनको क्या चाहिए, इनको ऐसा प्रोटेक्टिव कवरिंग चाहिए और उसके अंदर जेनरेटिव सेल्स चाहिए, यानी जेनरेटिव मास जो पूरे इंडिविजुअल को बनाएगा ताकि अनफेवरेबल कंडीशन में भी ये लॉन्ग लास्टिंग रह सके. ये इनका मेजर फंक्शन है. यानी एक ऐसा पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जिसके पास कवरिंग हो जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल कंडीशंस, एनी फ्लक्चुएशंस और एनी हार्श कंडीशन उससे भी उसको बचा सके. प्लस उनके अंदर क्या होगा, जेनरेटिव मास. जेनरेटिव मास मींस जो हेल्प करेगा जर्मिनेशन में, किसी भी ऑर्गेनिज्म के ओवरऑल जर्मिनेशन.
जो स्पोर फॉर्मेशन है इट इज आइडियली एक्सेप्टेड बाय फंगस। जो फंगस में असेक्सुअल मोड है, वेदर असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों में ही ये स्पोर फॉर्मेशन प्रेफर करते हैं। इट मींस कि इनके सेल्स, सपोज दिस इज वन सेगमेंट ऑफ फंगस और उनका एक सेल और एक पार्ट मैच्योर हो रहा है एंड अंडरगोइंग रिप्रोडक्टिव फेज। तो मैच्योरेशन के बाद क्या होगा, इनका जो साइटोप्लाज्मा, न्यूक्लियस एंड ऑल दोस कंटेंट, दे विल स्टार्ट मेकिंग स्मॉल पोर्स एंड पूरा का पूरा साइटोप्लाज्मा ड्राई आउट हो जाएगा एंड ये स्मॉल पोर्स आफ्टर सर्टेन मैच्योरेशन बर्स्ट आउट हो जाएंगे एंड दे विल गो इन द एनवायरमेंट। और एक स्पोर एक फिर फंगस जर्मिनेट करवाएगा। सो दिस इज द टेक्निक organisms are following in this particular reproduction. Yes, Bhavya. Ma'am, is yeast an exception for this? For what? For Spore fungus? formation. No, it's not an exception, but yeast actually prefer budding as an asexual mode. Yeast overall exception है fungus का। रीजन ये है कि fungus is a multicellular organisms, ठीक है। वो यूकैरियोटिक सेल्स हैं प्लस प्रोटिस्टा से एडवांस्ड है और मल्टीसेलुलर फॉर्म में है। उनमें से यीस्ट ही एक ऐसा है एक्सेप्शन जो कि यूनिसेलुलर है। वेरी रेयरली दे अंडरगो स्पोर फॉर्मेशन आल्सो, बट क्योंकि वो यूनिसेलुलर है उन्हें अपनी लार्ज कॉलोनीज बनानी पड़ती है, दैट्स व्हाई दे प्रेफर दिस बडिंग टेक्निक मोर। ये इनका अडैप्टेशन है क्योंकि ये यूनिसेलुलर फॉर्म है। अंडरस्टूड? ओके, so this is called spore formation. Everyone understood the concept spore formation में क्या हो रहा है? Any confusion? Very easy. ये सब कुछ वन लाइन में ही एक्सप्लेन हो जाएगा, बट इनके नाम अलग अलग दिए हुए हैं क्योंकि इंटरमीडिएट स्टेप्स जो है वो थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं। ओके, सो दिस वन इज क्लियर। द थर्ड कैटेगरी स्पोर्स। Yes, ma'am. ओके, चलो नेक्स्ट टाइप जो हमारा फोर्थ टाइप है दैट इज रिलेटेड टू रीजेनरेशन। अब रीजेनरेशन तो बहुत इजी है, आप लोग सालों से पढ़ते हुए आए हो। व्हाट इज रीजेनरेशन? इट मींस जो भी पार्ट लॉस हो गया है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का, वो वापस से क्या होगा, जनरेट हो जाएगा। रीजेनरेशन सबसे कॉमन किस में है? कैन एनीवन टेल मी? एनी एग्जांपल माइंड में आ रहा हो तो? यस, व्हिच वन? Amoeba. Amoeba, okay. Anyone else? Ma'am, lizard, wall lizard. Okay, good. आपने उनके टेल्स में देखा होगा। Snake. Liver. Okay. लिवर में आप रीजनरेशन देखते हो। सो एज एन ऑर्गेनिज्म अपने रीजनरेशंस में सबसे ज्यादा जो हाईली एक्टिव है दैट इज प्लैनेरिया। इट्स अ फ्लैटवर्म। It's something, it looks something like this. I will try to draw if not possible, तो अगर मैं properly draw नहीं कर पाऊँ तो आप समझ जाना वो क्या है। Okay, so something like this. अगर उनके पार्ट्स को आप कट कर दो, means at any of the region, तो individual part individual planaria बना लेगा। So that is actually one of the famous example of regeneration. It comes under platyhelminths. They are also lower animals, in short. Okay, so planaria. Regeneration का मतलब क्या है? Everyone's answer was right. Amoeba also regenerates sometimes, but amoeba goes under binary fission. Regeneration उतना active इसलिए भी नहीं है क्योंकि it is single celled. सिंगल सेल है मतलब अगर वो सेल डिस्ट्रॉय हो रहा है तो पूरा सेल डिस्ट्रॉय हो रहा है। देयर इज नथिंग टू रिकवर। रीजनरेशन काइंड ऑफ क्या बोलते हैं कि सुटेबल तब होता है जब मल्टी सेलुलर एस्पेक्ट्स हैं और वो चीज की रिक्वायरमेंट वहां पे है। जैसे हमारी बॉडी में क्या क्या चीजें रीजनरेट होती हैं? हमारे नाखून, हमारे बाल, लिवर एज एन ग्लैंड वो रीजनरेट होता है, एपिथेलियल टिश्यूज रीजनरेट होते हैं, बट वी आर नॉट डेवलपिंग इनटू अनदर इंडिविजुअल, इसीलिए उसे एज अ रिप्रोडक्शन के केस में नहीं देखते। रीजनरेशन को एज अ फिनोमिना देखते हैं। यहाँ पे रीजनरेशन को एज अ रिप्रोडक्शन कंसिडर कर रहे हैं। तो जो पर्टिकुलर एनिमल, सपोज प्लैनेरिया, सो प्लैनेरिया क्या कर रहा है, अगर इसको 4 हिस्सों में आपने डिवाइड कर दिया सपोज, एंड एवरी पार्ट इज स्टिल वाइटल मींस सेल मैक्सिमम सेल डैमेज नहीं हुआ है, तो हर पार्ट इंडिविजुअल प्लैनेरिया बना देगा। दैट इज द कैपेसिटी दे हैव व्हिच none of the other animals have. Yes, Bhavya.
मैम प्लांट्स जब ग्रो करते हैं तो उनका भी रीजनरेशन कह सकते हैं ना? Right? Still again I'm saying that comes under regenerating फिनोमेना। phenomena. Right? अब प्लांट्स के लिए एक और है, नेक्स्ट कैटेगरी हमारी वही है, सिंस यू हैव स्प्रेड द टॉपिक, तो फिर नेक्स्ट हमारा है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो जो आप कॉन्सेप्ट आप कह रहे हो ना, वो आता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इट मीन्स यू आर ट्राइंग टू से कि हम उसका लीव, स्टेम और एनी रैंडम पार्ट भी अगर लेते हैं तो उससे क्या बन जाता है, नया प्लांट, राइट? So that kind of situation comes under vegetative propagation. It is highly dedicated to plants. It means कौन-कौन से parts other than flowers? तो फ्लावर के अलावा जितने भी पार्ट्स हैं, वो सारे के सारे पार्ट्स will be responsible for germinating new plants. It can be roots, it can be leaves, it can be stem, branches, any small piece also, एक छोटा टुकड़ा भी काम कर जाएगा। तो ये सारी चीजें आती हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब असेक्सुअल ही हुआ क्योंकि प्लांट को किसी भी टाइप के गैमेट के फ्यूजन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। फ्लावर उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट का, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनके लिए। तो अगर फ्लावर के अलावा बाकी पार्ट्स अपने आप जर्मिनेट करवा रहे हैं तो वो तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। सो दैट्स व्हाई उसको हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कह रहे हैं। बट जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, ह्यूमंस ने भी बहुत ज्यादा डेवलप कर लिया है बिकॉज ऑफ द एग्रीकल्चरल एस्पेक्ट्स। एग्रीकल्चर हमारी रिक्वायरमेंट है, हमारा बेसिक फूड प्रोडक्शन जो है दैट इज वेजिटेरियन सोर्स, जो कि फ्रॉम एग्रीकल्चर इट इज कमिंग। तो क्रॉप मेथोडोलॉजीज के लिए हमने बहुत सारे आर्टिफिशियल मेथड्स भी डेवलप कर रखे हैं फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ओके, सो बेसिकली दो टाइप के होते हैं इसमें, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में दो एस्पेक्ट्स हैं। एक होता है नेचुरल। नेचुरल मीन्स रैंडमली जो प्लांट्स के आसपास कोई पार्ट्स गिर गए और उससे बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर सिचुएशन प्लांट्स को अपने रिप्रोडक्शन के बिना जर्मिनेट करवाना पड़ रहा है। जब उनको अपना पॉपुलेशन सस्टेन करवाना पड़ता है तब ऐसा होता है। तब अगर नेचुरली ये हो रहा है, यू हैव नो रोल इन इट, तब वो चीज हो गई नेचुरल, दैट इज कॉमन सेंस, ये तो वर्ड ही कह रहे हैं। आर्टिफिशियल मीन्स हमने अपने नए मेथड्स डेवलप किए, हमने दो स्पीशीज फ्यूज करवा दिए, हमने बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व करवा दी। प्लांट्स के अलावा भी हम उनको उनके ग्रोथ के डायरेक्शन को मॉडिफाई कर रहे हैं, दैट कम्स अंडर आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में भी बहुत सारे टाइप्स हैं। जो पहली टाइप है दैट इज ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग का मतलब होता है दो डिफरेंट प्लांट्स आपस में जोड़ दिए जाते हैं, ऐसी सिचुएशन को हम ग्राफ्टिंग बोलते हैं। ग्राफ्टिंग ह्यूमंस में भी होता है, ऑर्गन ग्राफ्टिंग। अगर सपोज आपको किसी को ऑर्गन चाहिए, फॉर एग्जाम्पल किडनी, लिवर, हार्ट और एनी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, तो जब ब्लड मैच किया जाता है और नए पर्सन का ऑर्गन दूसरे पर्सन में शिफ्ट किया जाता है, उस प्रोसेस को ऑर्गन ग्राफ्टिंग बोलते हैं। एग्जैक्टली वही चीज यहाँ भी हो रही है। तो यहाँ पे क्या लेंगे, वी विल टेक टू डिफरेंट प्लांट्स। अब ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर रहे हो, दो डिफरेंट प्लांट्स में एक प्लांट का शूट सिस्टम यानी उसका स्टेम, लीफ, ऊपर का पार्ट, एंड दूसरे प्लांट का, सेकंड प्लांट का रूट सिस्टम, एंड यू आर कंबाइनिंग देम एंड ट्राइंग टू मींस उनको टाइप कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ थ्रेड और एनी बायोलॉजिकल पार्ट या लीव्स वगैरह से आप उनको अटैच करवा रहे हो। बाइंड करने के बाद उनको मिट्टी में आप डालोगे। अगर मिट्टी में डालोगे देन यू आर artificially you are creating such kind of environment कि वो उस चीज में grow कर पाए। So there are other technicalities also, people using several chemicals to attach them or maybe some stimulators ताकि वो उनको वो दूसरे प्लांट को रिजेक्ट ना कर दे। So इस तरीके के मेथड्स जब दो डिफरेंट प्लांट्स आपस में कंबाइन होते हैं, that part is known as grafting, यानी things are getting attached. Okay. Second part after grafting is layering. लेयरिंग क्या होता है? लेयरिंग मतलब आपकी मदद मींस विद योर हेल्प, और कह लो कि आफ्टर ऑब्जर्विंग सर्टेन प्लांट्स ग्रोथ, आप क्या करोगे, उनके ब्रांचेस को बेंड करोगे एंड यू विल मर्ज देम इन द सॉइल। आप उसको बेंड करोगे एंड यू विल मूव देम टुवर्ड्स द सॉइल जबरदस्ती, विदाउट मींस इन देयर ऑपोजिट डायरेक्शन। वो कहीं और ग्रो हो रही होंगे बट यू हैव टू पुल देम टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। और उसके बाद सॉइल से क्यों आपको उसे कांटेक्ट में लाना है, ताकि उस पर्टिकुलर रीजन में रूट ग्रो हो सके, स्टिमुलेशन हो सके रूट ग्रोथ का। यू आर गोइंग टू गिव
water or you are going to give warmth to that area. और जैसे ही रूट ग्रो होगा तो वो क्या होगा, वो बेंड करने की वजह से अपने आप वहां पे वो एंकर हो जाएगा, वो वहीं पे स्टिक हो जाएगा, और स्टिक हो गया तो फिर वहां से नया शूट सिस्टम बनेगा. सो आप क्या कर रहे हो, आप एक ही प्लांट से बहुत सारे विदाउट फर्टिलाइजेशन उसके ब्रांचेस के बेसिस पे एक ही एरिया में बहुत सारे नए प्लांट्स बना पा रहे हो. ओके, सो दीज आर द मेथड्स नोन एज लेयरिंग. सो व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन विल बी देयर, सपोज दिस इज द प्लांट और ये उसका ग्रोथ है, और अगर ये पर्टिकुलर ब्रांच है तो इसे इस तरीके से बेंड कर दिया जाएगा इन द सॉइल, और जैसे ही वो बेंड होगा फर्दर उसके रूट्स जर्मिनेट हो जाएंगे और उसका अपना शूट सिस्टम बनने लगेगा. सो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, जब ऐसा लूप लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, बहुत सारे ब्रांचेस हैं उनको आप मल्टीपल लेयर्स बना रहे हो, लेयर्स ऑफ मल्टीपल शूट्स, दैट इज नोन एज लेयरिंग. ये भी ह्यूमन करते हैं फॉर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. देन कटिंग. कटिंग तो इजी है. कटिंग में क्या करना है कि whatever plant is growing उसके एक सेक्शन को कट करना है and you have to sow it in the another place at the another place. So that process is known as cutting. So you are cutting entire part, maybe root, maybe leaf or stem, और उसे आप दूसरी जगह पे sow कर रहे हैं. That is known as cutting. That part is easy. Then most important fourth part, cutting से भी ज्यादा important, that is the most advanced technique, that is known as tissue culture. टिश्यू कल्चर लैब टेक्निक्स है. ये सारी चीजें बाहर होती है, आम किसान भी करते हैं जिसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है अबाउट द बॉटनी और अबाउट द क्रॉप और एनीथिंग, जो पढ़ा लिखा भी नहीं है वो भी ये सारे मेथड्स करता है. बट ये जो चीजें हैं इस पे मल्टीपल रिसर्च एंड साइंटिस्ट आर इन्वॉल्व फॉर क्रिएटिंग समथिंग न्यू और क्रिएटिंग सम मिरेकल. सो इस चीज को बोलते हैं टिश्यू कल्चर. टिश्यू कल्चर दो टाइप के होते हैं, प्लांट में भी होता है, एनिमल में भी होता है. ये प्लांट और एनिमल सैक्रिफाइस को रोकने के लिए ये टेक्निक्स डेवलप किए गए. इवन आई हैव डन द टिश्यू कल्चर टेक्निक्स, आई हैव डन बोथ प्लांट एंड एनिमल. अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी प्लांट्स हैं, व्हाटएवर डिजायर्ड प्लांट्स यू वांट, उनको उनके लिए एक कल्चर बनाया जा रहा है. कल्चर का मीनिंग जितने भी न्यूट्रिएंट्स किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए रिक्वायर्ड होता है, तो वो न्यूट्रिएंट्स को जब इकट्ठा करते हो, एक सोल्यूशन बनाते हो, उसको बोलते हैं कल्चर. सो आई एम राइटिंग हियर न्यूट्रिएंट सोल्यूशन. अब इस कल्चर को क्या किया जाता है, इट कैन बी सॉलिड कल्चर, इट कैन बी लिक्विड कल्चर, डिपेंड करता है. अगर मिट्टी का इफेक्ट देना है तो अगार जेल में डाल देते हैं, जो अगार यूज करते हैं फॉर जेलीज और आइसक्रीम्स, उसमें डाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, सारा न्यूट्रिशन भी वहीं रहेगा और वो मिट्टी की तरह सॉलिड भी हो जाएगा, जिसके अंदर आप सीड वगैरह डाल सकते हैं. तो यहाँ पे डिफरेंट प्लांट के पार्ट्स को लेंगे और उस पार्ट को उस पर्टिकुलर कल्चर में डालेंगे एंड इन द लेबोरेटरी कंडीशन उसके ग्रोथ को ऑब्जर्व करेंगे. अच्छा, ऐसा क्यों किया जाता है, आप बोलोगे मिट्टी भी तो ले सकते थे और लैब में यूज कर सकते थे. तो इसलिए लिया जाता है क्योंकि वो कल्चर जो होता है कंपैरेटिव टू सॉइल, इट इज मोर ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट. तो एग्जैक्टली वो पार्ट कैसे डेवलप हो रहा है, उसका शूट एंड रूट, वो सारा का सारा डे 1 से लेके एवरी मिनट्स प्रोसेस और ग्रोथ और एंगल, एवरीथिंग विल बी ऑब्जर्व्ड. तो मोस्टली कॉन्स्टेंटली वीडियो कैमरास ऑन रहते हैं और फोटोज ऑन रहते हैं. रीजन ये है, ईच एंड एवरी मोमेंट का डिफरेंस पता चलता है, तभी तो स्टडी हो पाएगी, कंपैरेटिव स्टडीज हो पाएंगी. ओके, सो दीज टाइप ऑफ थिंग्स आर ऑल्सो हैपनिंग. तो एक लेवल तक ग्रो होने के बाद फिर उनको मिट्टी में शिफ्ट कर दिया जाता है और एग्रीकल्चर के लिए फर्दर ट्रांसपोर्ट करवा दिया जाता है. सो दीज आर द मेथड्स व्हिच हैज बीन फॉलोड इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन. एवरीवन अंडरस्टूड टिल हियर? यस मैम. ओके. लाइकवाइज और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, फ्रेगमेंटेशन भी है. यस, कटिंग के लिए नेसेसरी है कि पूरा का पूरा पार्ट लेना है या फिर आधा वगैरह पार्ट लिया तो आप भी चल एक जाएगा? सेक्शन भी ले लो. कटिंग का बेस्ट एग्जांपल दो. आप लोगों के घर में पक्का किसी न किसी के गार्डन्स होंगे और गमले तो होंगे ही होंगे, सबके घर में एक गमला तो होगा ही. तो अपने मम्मी को, पापा को या ग्रैंड पेरेंट्स जो भी उस गमले का या प्लांट का ख्याल रखते हैं, यू मस्ट हैव सीन कि वो प्लांट्स के पार्ट को छोटा छोटा कट करते हैं, स्पेशली रोज और मैरीगोल्ड, और उसी स्टेम को या छोटे पार्ट को वही साइड में ही फिर से बो देते हैं आजू बाजू ही, ताकि वो उससे नया प्लांट्स बन जाए, और वो बन भी जाते हैं. सो दैट इज कटिंग. एक स्मॉल पार्ट इज इनफ, जरूरी नहीं है कि आप पूरे प्लांट को कट करो. यस. ओके, चलो. सिमिलरली और भी एक दो मेथड्स हैं. एक होता है पार्थेनोजेनेसिस. पार्थेनोजेनेसिस मतलब विदाउट
फर्टिलाइजेशन फ्रूट फॉर्मेशन हो जाता है हायर प्लांट्स में, दैट इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस. सो इट इज फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन. तो सीडलेस फ्रूट्स होंगे इनमें. दैट इज पार्थेनोजेनेसिस. दूसरा फ्रेगमेंटेशंस. फ्रेगमेंटेशंस एंड रीजनरेशंस आर काइंड ऑफ सिमिलर, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है उसके जो अगर कोई पार्ट्स है और वो चीज डीनेचर हो रही है या रप्चर हो रही है, उसके रीग्रोथ के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज फ्रेगमेंटेशन. ओके, सो एक चीज ये आपके सारे असेक्सुअल मेथड्स हो गए. इसके बाद हमें प्लांट रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है. आई एम गोइंग टू गिव यू सम ओवरव्यू रिलेटेड टू प्लांट रिप्रोडक्शन. बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट आपको पहले बता दूं, रीजन इज इजी है, इजी टू लर्न, इजी टू अंडरस्टैंड. ये तो था असेक्सुअल मोड. अभी आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है, जिसमें सबसे पहले मैं आपको प्लांट के बारे में ही एक्सप्लेन करूंगी, बिकॉज आई थिंक 10 मिनट्स 15 मिनट्स में आप सब समझ जाओगे कि एग्जैक्टली कौन कौन से इवेंट्स अकर हो रहे हैं. बट समझाने से पहले कुछ इंट्रोडक्टरी टर्मिनोलॉजीज जो आपको बताने जरूरी. ओके, सो प्लांट रिप्रोडक्शन इट मीन्स, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात हो रही है, आई एम स्ट्रिक्टली टॉकिंग अबाउट फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी ऐसे प्लांट्स दोज विच बेयर फ्लावर्स. और जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं दे आर द मोस्ट एडवांस्ड प्लांट्स. और वो कौन से ग्रुप में आते हैं या कौन से डिवीजन में आते हैं, दैट इज एंजियोस्पर्म्स. दिस करंट एरा विच इज अ सीनोजोइक एरा, करंट एरा को हम सीनोजोइक बोलते हैं. It is the golden era of angiosperms and human primates. ये बातें आप याद रखो. So angiosperms के sexual reproduction now comes to the flower का important part. I'll try to draw the diagram. I hope I draw the good diagram. So be little patient. Ma'am, Yes. why is it called the golden era? Because the most advanced part. ये जो current हमारा time है, हम सबसे ज्यादा डोमिनेंट है. हमसे ऊपर कोई एडवांस्ड है अभी करंटली? नो. और प्लांट्स के केस में भी एंजियोस्पर्म से ज्यादा एडवांस्ड कुछ नहीं है. दे हैव द फ्लावर्स, दैट इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या लेटेस्ट एडवांसमेंट कह लो. उसके अलावा और कुछ भी नहीं है. तो वो जब नहीं है तो इसीलिए जिस एरा में जो चीज मोस्ट एडवांस्ड होता है, दैट इज द गोल्डन पीरियड फॉर देम. ओके, सो दैट इज द रीजन. Jurassic era was the golden era for dinosaurs because they were the most advanced. Yes, ma'am. Okay, I just made one rough diagram just for your understanding. अब ये है आपका नॉर्मल फ्लावर. अभी इस फ्लावर में 4 इंपॉर्टेंट वर्ल्स हैं. 4 वर्ल्स मीन्स ऐसे पार्ट्स जो सर्कुलर फॉर्म में अरेंज्ड हैं, दैट इज नोन एज वर्ल्स. अभी टोटल 4 सेक्शंस हैं. ये 4 वर्ल्स में 2 पार्ट्स आ जाते हैं. एक होता है एक्सेसरी. एक्सेसरी मतलब सजावट के लिए जो हो, दैट इज नोन एज एक्सेसरी. और दूसरी चीज होता है एसेंशियल. तो वर्ल्स भी 2 पार्ट्स में हैं, 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं. अब जो एक्सेसरी है यानी जो सजावट के लिए है, दैट इज द मोस्ट कलरफुल एंड वाइब्रेंट पार्ट. और ऐसे 2 ही चीज हैं. सो वन इज पेटल्स एंड दिस वन इज सेपल्स. तो एक्सेसरी में आ गए आपके पेटल्स एंड सेपल्स. दे आर कलरफुल, वाइब्रेंट एंड दे आर फॉर द अट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, एजेंट्स. दूसरा हो गया एसेंशियल. एसेंशियल यानी जो मेन रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, जिनका मेन काम है जनरेशंस को बढ़ाना, फर्टिलाइजेशन करवाना, एम्ब्रियो फॉर्मेशन, सीड, फ्रूट एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये सारी चीज में कौन एक्चुअली काम कर रहा है? दीज 2 पार्ट्स, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. तो वो 2 पार्ट्स हैं. पहला है स्टेमन. स्टेमन डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में. जो ये टॉप पार्ट है दैट इज नोन एज एंथर. And this stalk long structure is known as filament. और इनको combinedly कहा जाता है stamen. So stamen is your essential part.
which is the male reproductive organ. एंड उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो टॉप पार्ट है, बेस पार्ट, जहां पे पोलन ग्रेन्स आएंगे फ्रॉम एंथर, दैट इज नोन एज स्टिग्मा. दिस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, दिस पार्ट इज स्टाइल, एंड दिस पोलन बेसल पार्ट इज ओवरी. और इनको कंबाइनली हम क्या बोलेंगे? कार्पल और पिस्टल समटाइम. ओके, सो कार्पल हो गया आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सो हेंस इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट. ओके, एंड दिस पार्ट जो बेस है जहां पे सारी चीजें ओरिजिनेट होती हैं, दिस इज नोन एज थैलेमस. इट स्टोर्स न्यूट्रिशन मोस्टली जब तक फ्लावर प्रॉपरली जर्मिनेट नहीं हो जाता या मैच्योर नहीं हो जाता. Okay, so these are the basic parts and terminologies used to denote the flower and their walls. Everyone understood? Any doubts? मैम एसेंशियल और एसेंसरी एसेसरी के ऊपर क्या? Whorls, WHORLS, जो सर्कुलर फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं, दैट इज नोन एज whorls. अगर आप फ्लावर देखते हो तो पूरा का पूरा पेटल्स क्या है या सेपल्स पूरा एक सर्कमफेरेंस कैरी कवर करते हैं सर्कुलर फॉर्म में, सो दैट इज व्हाई उनको हम whorls कह रहे हैं. Okay, any other doubts? Shall I move ahead? Yes, ma'am. Okay, so ये हो गया about something related Ma'am? to the flower. Yes. थैलेमस भी एसेसरी में ही आएगा ना? No, thalamus is the origin point. ये उनका मेन बेस है. ये आता है ब्रांच का एक्सटेंशन होता है. ये जो चीज है, ये स्टॉक जो है, ये क्या होगा? ये कनेक्ट हो जाएगा टू द ब्रांच, एंड वो ब्रांच कनेक्ट होगा टू द मेन स्टेम. So this is how everything is connected. So this is swollen because this actually stores the energy and nutrition for everything's generation. ये जो पूरी चीज डेवलप ना हो जाए तब तक उनका न्यूट्रिशन कहाँ से आएगा? उसका सप्लाई यहाँ पे. It's not the part of whorls. यस मैम. Okay. So now after the parts और उनके डिस्क्रिप्शन के बाद एक चीज और समझो, फ्लावर के टाइप्स. जो इनके टाइप्स हैं, 2 टाइप के, डिपेंडिंग अपॉन प्रेजेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, कि मेल है या फीमेल है या दोनों साथ में है, उसके ऊपर डिपेंड करता है उनका टाइप. अगर ओनली मेल, ईदर मेल और फीमेल अगर फ्लावर प्रेजेंट है, दैट इज गोइंग टू बी यूनिसेक्सुअल फ्लावर. मीन्स एक फ्लावर में ईदर स्टेमन होगा और पिस्टल होगा. ईदर स्टेमन और पिस्टल या कार्पल, दैट इज नोन एज यूनिसेक्सुअल. यानी यहाँ पे क्या है? मेल एंड फीमेल फ्लावर्स है. इस टाइप की टर्मिनोलॉजीज. एग्जाम्पल ऐसी चीजें किन किन में होती है? पपाया. यू मस्ट हैव हर्ड कि पपाया के 2 पेड़ होने जरूरी है, अदरवाइज वो पपाया में फ्रूट्स नहीं आते. द रीजन इज दिस वन, बिकॉज दे हैव यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स. तो पपाया में एक्चुअली मेल प्लांट एंड फीमेल प्लांट होता है, और उनके रिप्रोडक्शन के लिए पॉलिनेशन जब भी होगा तो वेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, लाइक एयर, बर्ड, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या मैनुअल ह्यूमन अगर कर सके तो इस टाइप के पॉलिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है. देन वन मोर कॉमन एग्जांपल इफ आई विल गिव यू, दैट इज वाटरमेलन. इट इज आल्सो मेल एंड फीमेल फ्लावर. एक ही प्लांट में एक फ्लावर मेल होगा, एक फ्लावर फीमेल होगा, ऐसी सिचुएशन होती है. सो दैट काइंड ऑफ फ्लावर इज नोन एज यूनिसेक्सुअल. देन बायसेक्सुअल. बायसेक्सुअल अब आप समझ गए, बोथ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट. That situation is bisexual. That is very common. ये most common condition है bisexual. If I'll give you an example, everyone knows China rose. किसको बोलते हैं? या hibiscus? देखा है किसी ने? यस मैम.
प्रोबेबली अगर घर में पूजा वगैरह करते हो तो आपके घर में होगा, या फिर वो फ्लावर आता ही होगा रेड कलर का. देन mustard flowers are also bisexual and many more other flowers also. तो इस टाइप के दो टाइप्स आपके हो गए फ्लावर्स के. नाउ द प्रोसेस अभी क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. वी आर गोइंग टू डिस्कस कि ओवरऑल नेक्स्ट जनरेशन बनती कैसे, वो हमारा मेन काम है. तो जब पूरा का पूरा प्रोसेस हो रहा है, इट मीन्स दो इंपॉर्टेंट चीज की रिक्वायरमेंट है. पहला चीज मेल गैमेट. तो यहाँ पे मेल को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे होते हैं पोलन ग्रेन्स. उस पोलन ग्रेन्स के अंदर 2 गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं. मैं डायग्रामेटिकली भी आपको दिखा दूंगी कि कैसा है. सपोज दिस इज द पोलन ग्रेन. इसके 2 पार्ट्स होते हैं. यहाँ पे पूरा न्यूट्रिशन है और यहाँ पे 2 मेल गैमेट्स प्रेजेंट है. एंड बाहर से वो इस तरीके से दिखता है. अगर आप लोगों ने कभी देखा होगा ध्यान से पोलन ग्रेन्स इन डायग्राम्स, और मे बी कभी जो फ्लावर्स अगर आपने डील किया है तो उसमें आपको येलो येलो ग्रेन्युलेटेड स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, दैट इज पोलन ग्रेन. और वो अंदर से इस टाइप के होते हैं. सो 2 गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं इन पोलन ग्रेन्स. दूसरा जो फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं, दे आर ओव्यूल. दिस पार्ट, ये जो ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है. अब ये जो ओव्यूल है, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, इनके अंदर एक्चुअली 7 सेल्स प्रेजेंट होते हैं एंड 8 न्यूक्लियस होता है. हाउ आई एम गोइंग टू टेल यू. सो बेसिकली क्या हो रहा है, दिस इज योर ओव्यूल. ओव्यूल का एक एंड ओपनिंग, दैट इज नोन एज माइक्रोपाइल. एंड इस ओपनिंग के पास 3 इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं. तो जो लार्ज सेल मैंने सेंटर में बनाया, दैट इज द मेन एग. एंड जो साइड में 2 हैं, दैट इज सिनर्जिड्स. देन एक होता है सेंट्रल सेल, जो सेंटर में होता है और इसके पास 2 न्यूक्लियस होते हैं. एंड अगेन 3 आर एंटीपोडल सेल्स. एंटीपोडल यानी इसके ऑपोजिट है, इसीलिए एंटीपोडल. सो हाउ मेनी सेल्स, 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लिएटेड. सो आई विल लेबल फॉर एवरीवन कि क्या क्या है. These are antipodal. They are central cell. This is egg. And उसके आजू बाजू में 2 सिनर्जिड्स हैं. एक्चुअली मेन जो एंटीपोडल एंड सिनर्जिड्स हैं, इनका काम है न्यूट्रिशन देना और एनर्जी प्रोवाइड करना ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन. यही इनका काम है. उसके बाद ये डीजेनरेट हो जाते हैं. एंड दिस ओपनिंग इज, जहां से पोलन ग्रेन, जहां से मेल गैमेट एंटर होगा, दैट ओपनिंग इज नोन एज माइक्रोपाइल. तो ये हो गया जो मेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज पोलन ग्रेन्स. एंड जो फीमेल ऑर्गन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मीन्स उनके गैमेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज ओव्यूल. एवरीबडी अंडरस्टूड ये दोनों कॉन्सेप्ट? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैम सेंटर सेल का नाम क्या है? Central cell, that's it. That's what we call them. Because he is centrally aligned. That's it. Okay. So everybody understood क्यों मैं 7 cells और 8 nucleated कह रही हूँ? दोनों के बीच का रीजन क्या है? Yes or no? If any doubt, अभी पूछ लो, बाद में फिर confusion होगा. Anyone? Any doubt or shall I move ahead? Students, you have to respond me yes, no, whatever. Yes ma'am. Okay. So I am relying on only one student then. तो मेल एंड फीमेल गैमेट्स बन रहे हैं. अब इनके बीच में फर्टिलाइजेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे. इट मींस कि मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन, दैट इज द नेचुरल प्रोसेस, एवरीवन नोज. अब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर पोलन ग्रेन ऑनटू स्टिग्मा, यानी उसकी पोलन ग्रेन की जर्नी यहां से यहां जब होती है, दैट प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन. You are already aware with the terminology pollination. So pollination is what? Transfer of pollen grains from anther to stigma.
अभी ये जो कॉन्सेप्ट बताया मैंने मेल एंड फीमेल, ये ध्यान में रखो, क्योंकि अभी फर्टिलाइजेशन बताऊंगी उस टाइम पे आपको ये चीज याद रखनी है, ये पूरा का पूरा पार्ट। अभी पॉलिनेशन ब्रीफली आपको बता देती हूँ। तो अगर पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टू फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो उसको करने के लिए भी मल्टीपल मेथोडोलॉजीज हैं। पहला तो है, फर्स्ट टाइप जो है दैट इज ऑटोगैमी। ऑटोगैमी यानी अपने आप बिना किसी मदद के पोलन ग्रेन्स आर शेडिंग टुवर्ड्स स्टिग्मा। ये चीज हो गया ऑटोगैमी, यानी सेम फ्लावर्स आर रिक्वायर्ड, एक ही फ्लावर में पोलन ग्रेन्स अपने आप चले गए, या फिर दूसरे फ्लावर में भी, बाजू वाले फ्लावर में भी गए तो अपने आप चले गए। सो दैट इज नोन एज ऑटोगैमी। ऑटोगैमी के बाद दूसरी चीज सॉरी सेल्फ पॉलिनेशन में, okay, I categorize the wrong way, self pollination मुझे लिखना था, and numbering ऑटोगैमी, एंड अगर वो फ्लावर चेंज भी कर रहे हैं that is known as जीटोनोगैमी। मीन्स अपने आप गए, मीन्स अपने ही स्पीशीज और अपने ही प्लांट में गए हैं बट विथ डिफरेंट फ्लावर्स। दैट इज द प्रोसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। सेकेंड पार्ट, अगर सेल्फ नहीं होगा तो हेल्प की जरूरत पड़ेगी, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। अगर क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, इट मींस पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर टू डिफरेंट प्लांट, ऑल टुगेदर डिफरेंट प्लांट तक लेके जा रहे हैं पोलन ग्रेन्स को। तो यहाँ पे क्या हो गए, 2 डिफरेंट प्लांट्स आर इन्वॉल्व। सो रिमाइंड यू, मैंने यहाँ पे फ्लावर्स लिखे हैं और यहाँ पे डिफरेंट प्लांट लिखा है, सो दैट पार्ट यू हैव टू नोटिस। सो 2 डिफरेंट प्लांट्स में जा रहे हैं। देन देयर आर मेनी एजेंट्स। क्रॉस पॉलिनेशन का सोफिस्टिकेटेड वर्ड है एलोगैमी, एंड बहुत सारे एजेंट्स हैं, अपने आप तो होगा नहीं, इतनी दूर इतना बड़ा डिस्टेंस अपने आप कोई भी कवर नहीं कर सकता, तो एजेंट्स रिक्वायर्ड हैं। दीज एजेंट्स आर एयर, वाटर, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देयर आर मेनी एजेंट्स जो हेल्प करते हैं, और वेक्टर्स जो हेल्प करते हैं फॉर ट्रांसफर ऑफ पर्टिकुलर पोलन ग्रेन। यहां तक सबको समझ में आया? शैल आई चेंज द स्लाइड? मैम, जैसे ये होता है रिप्रोडक्शन के टाइम डीएनए में चेंज होना चाहिए, पर जब सेम फ्लावर के अंदर होता है तो डीएनए में तो चेंज नहीं हो पाता, तो फिर क्या उस जब सेम फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन होता है, मतलब ऑटोगैमी होता है, तो फिर ये देयर इज नो चेंज इन डीएनए, राइट। सो इन दैट केस क्या कोई डिसीज या कुछ होता है प्लांट्स में या कुछ नहीं होता? नॉट नेसेसरीली, वहां पे यू आर राइट। अगर सेम फ्लावर का पॉलिनेशन हो रहा है, इट मींस कि उनका जो डीएनए होगा, जो सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा, दैट इज आल्सो गोइंग टू बी सेम। तो जो प्लांट है उनका उनके पास जो भी नए प्लांट जर्मिनेट होंगे, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। डिजीज कब होता है? इट कैन बी पॉसिबल, ये 50-50 चांस है। डिजीज कब हो रहा है कि अगर दोनों ही मेल एंड फीमेल में से कोई एक ऐसा रेसेसिव कैरेक्टर कैरी कर रहे हैं जो नेक्स्ट जनरेशन में डोमिनेंट हो जाए। तो अगर ऐसा होता है तभी कोई जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। ऐसा एनिमल्स में, ह्यूमन में स्पेशली, ह्यूमन के ऊपर ही सबसे ज्यादा स्टडी हुई है जेनेटिक्स को लेकर, तो ह्यूमन में देखा जाता है। इसीलिए ऐसा एनकरेज किया जाता है कि क्लोजली रिलेटिव्स, जो क्लोज रिलेटिव्स होते हैं, उनके बीच में आपस में शादी नहीं होनी चाहिए। रीजन ये है, जो भी नेक्स्ट जनरेशन होगी, बिकॉज मैक्सिमम सिमिलर जेनेटिक्स होंगे, तो नेक्स्ट जनरेशन में बहुत सारे डिसऑर्डर्स, होमोजाइगस डिसऑर्डर्स बोलते हैं, वो होने के चांसेस हैं। सो रिलेटिव्स, सेकंड कजन्स, थर्ड कजन्स आर ऑलवेज अवॉइडेड during for the marriage part in human population. It is already being practiced. पहले जमाने में होता था, right now people are more aware, genetically भी एक knowledge आ गया है, plus doctors and there are several awareness programs which are running right now, so people are aware. But ये जो चीज है, ये जब सबसे पहले ह्यूमन में ऑब्जर्व की गई, तब ये चीज डिसाइड किया गया कि ऐसा होता है, कुछ बीमारियां छुपी हुई होती है, वो रेसेसिव होती है, और वो इंतजार करते हैं कि कब ऐसा सिचुएशन आएगा जब वो, अगर वो रेसेसिव है तो वो अकेले काम नहीं करेगा, उसका 2 होना जरूरी है। इसीलिए क्लोज रिलेटिव्स नहीं रखते। क्या पता वो, बिकॉज वो उनके एंसेस्टर सेम है, तो ऐसा हो सकता है कि वो दोनों के पास सेम बीमारी हो रेसेसिव फॉर्म में, और नेक्स्ट जनरेशन में वो होमोजाइगस हो जाए। इट मींस, अगर मैं शॉर्टली बोलूं, सपोज XX और XY, मेल एंड फीमेल, सपोज दिस पर्टिकुलर X कैरीज सम काइंड ऑफ
some kind of disorder, मैं I से denote कर देती हूँ, and this X also carries some kind of disorders, and they both are close relative. तो chances हैं कि next generation में इनके fuse होने के chances हैं, means इनके combination के chances हैं. तो जैसे ही ये दो हो गए homozygous, यानी एक जैसे क्रोमोसोम दो हो गए, तो वो पर्सन में डिसऑर्डर होना मींस दैट इज 100% कंफर्म, और क्योंकि ये जेनेटिक है तो वो ठीक भी नहीं होगा, ऐसा सिचुएशन. अंडरस्टूड? मींस कॉन्सेप्ट क्या है. सो ऐसा प्लांट्स में भी होता होगा, बट वी कैन नॉट रियली प्रेडिक्ट व्हाट डिजीज आर गोइंग ऑन इन प्लांट्स अनलेस वो विजिबल ना हो तब तक. यस. ओके, सो नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि मैंने आपको दो चीज बता दी, ये बता मैम? दिया एंड पॉलिनेशन. यस, और सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर्स में डीएनए अलग होता है, उसमें भी सेम होता है? सेम होंगे, बट एक और चीज है, क्यों वेरिएशंस आते हैं, बिकॉज दिस इज समथिंग रिलेटेड टू हायर स्टैंडर्ड टॉपिक, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू. जब भी गैमेट्स बनते हैं, गैमेट्स का काम क्या होता है, न्यूक्लियस जो उनका डीएनए है वो कंप्लीटली हाफ में डिवाइड हो जाता है. सो गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड. एवरीवन अंडरस्टैंड्स डिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड? वी आर डिप्लॉइड. डिप्लॉइड मींस हमारा हाफ सेट जो है, हमारे पास टोटल कितने पेयर्स हैं? 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स के. ओके, तो जो हमारा हाफ सेट है, यानी 123 इज फ्रॉम पैटर्नल एंड 123 फ्रॉम मैटरनल, ये दो हमारे कंबाइन हुए तब जाके ये 46 क्रोमोसोम्स बना रहे हैं, एंड वी आर विद दिस पर्टिकुलर नंबर. अब जब भी किसी भी ऑर्गेनिज्म में जिनमें भी सेक्सुअल और रिप्रोडक्शन होता है, उनमें हेप्लॉइड कंडीशन में गैमेट आता है. हेप्लॉइड क्यों आता है? क्योंकि उसे अगले सेट के साथ कंबाइन होना होता है, तभी वो नॉर्मल नंबर कंटिन्यू कर पाएगा, कांस्टेंट मेंटेन, कंसिस्टेंसी मेंटेन हो पाएगी. अब क्या होगा, जैसे ही मियोसिस होता है, मियोसिस मींस रिडक्शन डिविजन, आपका जो भी सेट है उसको हाफ में डिवाइड करना है, तब बहुत सारे डीएनए ना आपस में कंबाइन कर लेते हैं और रिकंबाइन हो जाते हैं, मींस मेनी डिफरेंट चांसेस अकर्स. तो मियोसिस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डिफरेंस यहीं पे बता देती हूँ. मियोसिस जब रिड्यूस होता है, यानी सपोज दिस इज द मेल गोनाड, अब मेल गोनाड को मैच्योर होना है मेल गैमेट में, तो पहले तो दो बनेंगे, उसके बाद इंडिविजुअल फिर से दो बनाएंगे. तो यहाँ पे क्या होते हैं, वो अपने आप को रिड्यूस करवा लेते हैं. तो यहाँ पे 2n है, सपोज ये आइडियल जेनेटिक कंडीशन होनी चाहिए, ये n बन जाएगी, एंड उसके बाद अपनी कॉपीज बना लेते हैं और मैच्योर करवा लेते हैं. तो जब ये वाला प्रोसेस हो रहा होता है ना, ये इंटरमीडिएटिंग स्टेज, तभी जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपने आप में बहुत ज्यादा क्रॉस लिंकेज कर चुके होते हैं, एंड जो ये चार बनते हैं, ये चार क्या है, ये 2n का डिविजन है, 2n nn फॉर्म में है, तो मल्टीपल वेरिएशंस बन चुका होता है. इसीलिए अगर सेम फ्लावर भी है तो भी उनका जब मियोसिस होगा, यानी ये वाला सिचुएशन आएगा, इस पर्टिकुलर फेज में, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में डीएनए ऑलरेडी अपने बहुत सारे नए पैटर्न्स बना चुका होगा. दैट इज द कॉन्सेप्ट behind it. So this process is basically meiosis, your reduction division. I hope you understood the concept. मैं क्या कहना चाह रही हूँ. मैम, तो मियोसिस सिर्फ एक बार हो सकता है ना, उसके आगे जो डिवीजन होगा वो माइटोसिस भी होगा ना? नहीं, जो मियोसिस होता है ये आपके जर्म सेल्स में होता है. जर्म सेल्स मीन सेल्स विच आर गोइंग टू मेड इनटू गैमेट्स, सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स इन इजी लैंग्वेज. मियोसिस सिर्फ इनमें ही होता है. सिर्फ देख लो नेचर ने कैसे बनाया सब कुछ, गैमेट्स में ही मियोसिस होगा. उसके अलावा आपके जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, लाइक योर हेयर, योर आईज, स्किन, और भी जो चीजें रीजनरेट होती हैं, उनको बोलेंगे हम सोमैटिक सेल. उनमें होता है माइटोसिस. दे अंडरगो माइटोसिस, यानी हमारा नॉर्मल डिविजन, एक सेल दो सेल बना रहे हैं, दैट्स इट. दिस बाइनरी फ्यूजन कह लो, काइंड ऑफ. तो बाइनरी फ्यूजन एंड माइटोसिस आर सेम एक्चुअली. तो इनको अपने 2n को क्या करना होता है, 4 कॉपीज बनानी होती है, और ये 2n डिवाइड कर देते हैं आपस में, मींस एक कॉपी बनाते हैं और इक्वल हाफ में बांट देते हैं. दैट इज माइटोसिस. तो यहाँ पे एग्जैक्ट क्लोन्स बनते हैं प्रीवियस सेल के. इसीलिए आपकी स्किन जो है वो एक जैसी होनी चाहिए. आपकी आंखें अगर खराब हो रही हैं और रिपेयर हो रही हैं तो भी वो सेम होना चाहिए. आपके बाल हमेशा वही शेप और साइज और कलर के प्रोड्यूस होंगे. रीजन ये है कि एग्जैक्टली क्लोन्स बन रहे हैं. मियोसिस में क्या होता है, इनका डीएनए का रिकॉम्बिनेशन होने लगता है, बिकॉज इनको क्या करना है, स्प्लिट होना है, सेट को कंप्लीटली स्प्लिट होना है. इनकी आदत है ये वाली सिचुएशन, हम ऐसे ही पैदा हुए हैं, 2n कंडीशन, वी आर स्टिल 2n. अब 2n जब डिवाइड होता है, हमारी बॉडी में ही डिवीजन चल रहा है ऑलरेडी. जर्म सेल्स यानी गैमेट्स जब फॉर्म कर रहे हैं, एनी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल्स, एनी ऑफ द थिंग्स,
तो जैसे ही जर्म सेल्स बन रहे हैं वो 2n सेट जो है वो n में डिवाइड हो रहा है। तो जब n में डिवाइड होगा तो सारे क्रोमोसोम्स आपस में कंबाइंड होते हैं, चिपके हुए होते हैं, तो वो डिटैच होंगे, और जब वो डिटैच होंगे तो बहुत सारे नए नए पॉसिबल कॉम्बिनेशंस भी बन जाएंगे। Okay, so this is the concept behind how the gametes form and how your regular cells form. Understood? Yes, ma'am. Okay, चलो आपने pollination देख लिया and individual gametes देख लिया. Now it's time to discuss about the fertilization. अभी बस एक ही चीज बाकी रह गई, यानी pollen grains स्टिग्मा तक आ गए हैं, तो एक ही काम रह गया है about fertilization. अभी ये जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है इसमें क्या होता है, पोलन ग्रेन बनाएगा ट्यूब, इट विल स्टार्ट फॉर्मिंग अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और वो ट्यूब ग्रो होगा टुवर्ड्स ओव्यूल, ये उसका डायरेक्शन है, एंड इट विल सर्च फॉर द माइक्रोपाइल, दिस पर्टिकुलर ओपनिंग, तभी तो वो ट्रांसफर कर पाएगा। तो इनके पास शुगर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और ये अपने आप पोलन ट्यूब जो है इट इज गोइंग टू मूव टुवर्ड्स माइक्रोपाइल। ओके, अभी ये जो माइक्रोपिलर एंड है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आई विल अगेन, मैं आपको डायग्रामेटिकली ही बताऊंगी, दैट इज वेरी इजियर। ओके, सो यहाँ पे अटैच हो गया पोलन ट्यूब जो कि पोलन ग्रेन से जर्मिनेट हुआ है, एंड इसके पास हैं दो इंपॉर्टेंट मेल गैमेट्स। अभी ये स्टेज आ गया है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो फर्स्ट गैमेट है आपका नंबर 1, ये सबसे पहले इसको कौन दिख गया, एग दिख गया, एग के साथ फर्टिलाइज कर लेगा। तो मैं सिंबल्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी मेल गैमेट, पहला मेल गैमेट फर्स्ट वन इज गोइंग टू फर्टिलाइज विथ व्हाट, एग, यानी फीमेल गैमेट, और ये बनाएगा, जब मेल और फीमेल का फ्यूजन होता है उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, दूसरी भाषा में उसको बोलेंगे सिनगैमी। और ये क्या बनाएंगे, एम्ब्रियो, नॉट एम्ब्रियो, मोर टेक्निकल वर्ड, जाइगोट, ठीक है, यानी सिंगल सेल्ड डिप्लॉयड सेल या डिप्लॉयड ऑफस्प्रिंग, दैट इज जाइगोट। तो मेल गैमेट भी n है, फीमेल गैमेट भी n है, यानी हेप्लॉइड कंडीशन, ये n कंबाइन होंगे तब जाके 2n बनाएंगे, दैट इज द नॉर्मल कंडीशन। सो दिस इज योर फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, ये आपका फर्स्ट इवेंट हो गया। नाउ व्हाट अबाउट द सेकंड वन, दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। अब ये जो सेकंड है, ये पूरा का पूरा चीज यूज हो गया, एग हो गया, फर्टिलाइजेशन में इस्तेमाल हो गया, और जो सिनर्जिड्स हैं वो इनको एनर्जी देने में डीनेचर हो जाते हैं। जो दूसरा नेक्स्ट सेल आपको मिलेगा दैट इज सेंट्रीपिटल सेल। तो जो सेकेंड मेल गैमेट है, द सेकेंड वन, दैट इज गोइंग टू बी फ्यूज्ड, जो सामने आया सबसे पहले उसी के साथ फ्यूजन करना पड़ेगा, सो दैट इज सेंट्रल सेल। अब देखो टेक्निकली अगर मैं बोलूं तो मेल गैमेट इज n, यानी हेप्लॉइड, एंड सेंट्रल सेल के पास ऑलरेडी 2 न्यूक्लियस है, सो टेक्निकली इट इज ऑलरेडी 2n, वो फ्यूज नहीं है, बट 2 सेट ऑफ न्यूक्लियस ऑलरेडी रख रहे हैं, तो क्रोमोसोम्स भी उतने ही हुए, सो 2n। अब ये जब कंबाइन होंगे, यानी इनमें जब सिनगैमी होगा और फर्टिलाइजेशन होगा, ये बनाते हैं नॉट जाइगोट, इट इज एंडोस्पर्म। अब एंडोस्पर्म, ये मैथमेटिकल एडिंग कर दो, कितना हो गया ये, हाउ मच, 3n, तो ये बन गया ट्रिप्लॉइड। तो एंडोस्पर्म एक्चुअली हेल्प करता है इन नरिशमेंट ऑफ एम्ब्रियो, इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द एम्ब्रियो, इस जाइगोट का जब डेवलपमेंट होगा तब, ठीक है। तो ये इसका मेजर ओवरऑल फॉर्म है। जब ये वाला फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है तब एंटीबॉडी सेल्स डीनेचर हो जाते हैं उसको एनर्जी प्रोवाइड करने के चक्कर में। सो दिस वे ऑल द फर्टिलाइजेशन हैपेंस विदाउट एक्सेप्शन। जितने भी फ्लावर्स हैं, जितने भी एंजियोस्पर्म्स हैं, उनमें ये प्रोसेस होता है। अब क्योंकि 2 बार फ्यूजन हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम डबल फर्टिलाइजेशन बोल सकते हैं। फ्लावर में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, कैन यू ऑल से दैट, अग्री टू द पॉइंट, डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। मैम तो जब फर्टिलाइजेशन होता है ये दोनों स्टेप्स कंपलसरी है या इधर पहला या दूसरा होगा? नहीं, दोनों कंपलसरी, नॉट ईदर और, दिस एंड दिस, बोथ आर कंपलसरी, बोथ हैपेंस। So everybody understood the concept behind double fertilization? ये आपका क्रूशियल पॉइंट है, पूरे फ्लावर में यही एक पार्ट है जो टफ जाता है।
So understood or not, if any doubt, अभी पूछ लो. Ma'am, can you repeat? Which part बच्चे? Means whole fertilization. Okay, so this part you understood till here. यहाँ तक आपको समझ में आया था? Yes, ma'am. Okay, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? 2 मेल गैमेट्स थे, ये कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया था. प्लस ओव्यूल के अंदर कितने सेल्स हैं, क्या न्यूक्लियस है, ये सिनेरियो भी आपको क्लियर है. अब क्या हो रहा है, क्योंकि पोलन ग्रेन में दो गैमेट्स प्रेजेंट हैं, दोनों ही गैमेट्स का काम फ्यूजन है, बोथ आर प्रिपेयर्ड, तो उन दोनों को फ्यूजन करना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट, एंड इट हैपेंस कंपल्सरी. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. पहली बार क्या होता है, जब पहला जो गैमेट है उसे सबसे पहले कौन मिल रहा है, एग मिल रहा है, जो फीमेल एग है वो सबसे पहले मिल रहा है. तो आइडियली जो नॉर्मल आपका फर्टिलाइजेशन आपने कहीं भी जो पढ़ा है या सुना है, वहां पे क्या होगा, 1 मेल गैमेट 1 फीमेल गैमेट कंबाइंस एंड फॉर्म जाइगोट. दैट इज द आइडियल कंडीशन. तो इसीलिए हाफ मेल सेट हाफ फीमेल सेट कंबाइन होके कंप्लीट सेट बना रहे हैं एक नए इंडिविजुअल के लिए. दूसरे गैमेट का क्या, वो भी तो आया ही है यहाँ तक, उसे भी फ्यूज करना ही करना है, उसका वो प्रॉपर्टी है. तो जब वो आगे पास ऑन होगा, क्योंकि इतना एरिया यूज हो चुका है, दिस पार्ट इज ऑलरेडी बीइंग यूज्ड, तो द वेरी नेक्स्ट सेल व्हिच इज अवेलेबल, दैट इज सेंट्रल सेल. सबसे नजदीक वही है, वही सेल अवेलेबल भी है, बट वहां पे क्या है, उस सेल के पास ऑलरेडी 2n है और मेल गैमेट फ्यूज हो गया, तो उसको 3 सेट डीएनए के मिल गए टोटल. और ये 3 सेट हो गया, यानी ये काइंड ऑफ एबनॉर्मल कंडीशन है, ये इंडिविजुअल तो नहीं बनाएगा, बट क्योंकि फ्यूजन हो चुका है तो इसका इन्वॉल्वमेंट किसी तरीके से दिखाना पड़ेगा. सो इसीलिए ये क्या करता है, इस पर्टिकुलर जाइगोट, यहाँ पे जो भी जाइगोट बनेगा उसको बोलेगा मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ फॉर ग्रोइंग एंड नर्चरिंग योरसेल्फ. सो दिस वे बोथ द गैमेट्स आर बीइंग यूज्ड, बोथ द मेल गैमेट्स. तो इसीलिए हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि पोलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमेट होते हैं, इसीलिए वो 2 मेल गैमेट 2 बार फ्यूज होते हैं, hence double fertilization. Now understood? Yes, ma'am. Okay. अब एक और चीज, इसका एक और नाम है, लिटिल फैंसी नेम, ट्रिपल फ्यूजन. ट्रिपल फ्यूजन गेस करो किसके लिए बोलेंगे. इस कंडीशन को एंजियोस्पर्म्स में डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है. सो कैन यू एक्सप्लेन ट्रिपल फ्यूजन कहाँ पे और किस चीज के लिए कहा जा रहा है? Any guesses? सेकंड केस में क्योंकि Correct. 2-3 न्यूक्लियस मिल रहे हैं. Right. So 3 nucleus are getting fused. तो 3 न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे हैं, दैट्स व्हाई इसको ट्रिपल फ्यूजन बोल रहे हैं. तो कभी कभी क्वेश्चंस पूछेंगे, एंजियोस्पर्म्स के फ्लावर्स में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, इट इज ट्रू और फॉल्स, और मे बी एक्सप्लेन करने को बोलेंगे, देन आई थिंक यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन दैट मच. अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, ma'am. फर्टिलाइजेशन क्लियर, पक्का? Yes, ma'am. ओके, डोंट वरी, अभी हमारा टॉपिक जैसे ही आगे बढ़ेगा, आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन, हमें एनिमल रिप्रोडक्शन, स्पेशली ह्यूमन, वो भी पढ़ना है. दैट टाइम एवरी कॉन्सेप्ट विल बी मोर क्लियरर, क्योंकि दैट इज रिलेटेबल. ओके, सो ये चीज है, दिस इज अबाउट द फर्टिलाइजेशन इन प्लांट. अभी जब फर्टिलाइजेशन होगा प्लांट में, आपको भी पता है अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो वेरी नेक्स्ट थिंग क्या बनेगा, सीड फॉर्मेशन. तो ये जो फ्लावर का पार्ट है, दैट इज ओव्यूल. ओव्यूल बनता है सीड, और ये जो इसके आसपास ओवरी है वो बनता है फ्रूट. Okay, so this way what will happen, ovule will convert into seed and ovary will convert into fruit. वो पल्पी होगा, फ्लैशी होगा, वो ड्राई भी हो सकता है. सो ड्राई फ्रूट्स, फ्लैशी फ्रूट्स, देयर आर मेनी वेराइटीज. अब ओव्यूल जब सीड बना रहा है, तो सीड में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? पहली चीज तो एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा. दूसरा, एम्ब्रियो का ही मल्टीपल रीजन्स, एम्ब्रियो में 2 पार्ट्स आ जाएंगे आपके, एक होगा रेडिकल एंड एक होगा प्लिम्यूल. जो रेडिकल पार्ट है वो फ्यूचर में डेवलप करेगा रूट सिस्टम ऑफ द प्लांट, और प्लिम्यूल जो है दैट विल डेवलप द शूट सिस्टम ऑफ प्लांट. एंड उसके साथ क्या प्रेजेंट होते हैं? कॉटिलिडन्स. कॉटिलिडन्स मींस वो लार्ज एनर्जी एंड न्यूट्रिशन सोर्सेस होते हैं
जो कि एम्ब्रियो के साथ अटैच्ड रहते हैं, दैट इज कॉटिलिडन्स। एंड इसीलिए एंजियोस्पर्म्स दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। ये क्या होते हैं वो बता देती हूँ। सबने दाल खाई है, खा ही रहे होगे, ठीक है, चने की दाल, Yes, sir. नॉर्मल तूर दाल सबने खाई है। दे आर सीड्स जो कि हाफ एंड हाफ स्प्लिट हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। सो वो जो उस टाइप के सीड्स जो हाफ एग्जैक्ट हाफ में डिवाइड हो जाए, लाइक पीस, मटर, चने, दाल, जितने भी लेग्यूमिनस हैं, वो सारे के सारे होते हैं डाइकॉट। तो आपके लेंटिल्स, ग्राम या चिकपीस बोल लो, इस टाइप के जो कैटेगरी है दैट कम्स अंडर डाइकॉट। वो एग्जैक्ट इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगी। मोनोकॉट में कौन कौन आ जाते हैं? राइस, राइस इक्वल हाफ में डिवाइड होता है? नहीं, वो टूट जाता है क्योंकि वो सिंगल कॉटिलेडन है। व्हीट, मेज, कॉर्न या बेबी कॉर्न जो आप खाते हो, दैट इज ऑल्सो मोनोकॉट, तो सिंगल कॉटिलेडन। सो कॉटिलेडन क्या हो गया? एनर्जी सोर्स बेसिकली, इन इजी लैंग्वेज। एंड ओवरऑल एम्ब्रियो को सपोर्ट देना, रेडिकल एंड प्यूम्यूल रीजन्स को सपोर्ट देने की कोशिश करते हैं कॉटिलिडन्स। अंडरस्टूड हियर? ये फाइनल प्रोडक्ट हो गया। प्रोडक्ट भी डिस्कस करना जरूरी है कि क्या बन रहा है, तो इसीलिए मैंने आपको सीड एंड फ्रूट आपको बता दिया। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Okay, so this is about sexual reproduction and asexual reproduction. Okay, next class mein we are going to discuss about human reproduction, so male and female reproductive organ and few of the aspects. I hope one class is enough to explain. If not, तो मैं आपका extra class और arrange करवाऊंगी. First thing which I have to discuss with everyone, is it okay अगर मैं coming weekdays में आप लोगों की कोई class रखूं, maybe Wednesday, Yes, ma'am. not Wednesday or Thursday? I think I have offline sessions. I think Thursday will be the day, I think. Is it okay? Okay. Which time? Yes, You can tell me your time also, convenient time. कौन सा आपको सही लगता है? मैम इवनिंग में। Means evening में which one? Somewhere 6 to 7? इवनिंग Is या it okay? फिर आफ्टरनून में आफ्टर 2 या 3। After 2 या 3? Okay. अगर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया तो 7 to 8 is okay? Like this one? जो current session का था? Yes, ma'am. Okay, ठीक है। तो Ma'am? 7 to 8 probably yes. एक्चुअली अभी क्लास में वैसे भी आधे ही लोग, Sorry? एक्चुअली अभी सिर्फ हाफ अटेंडेंस है क्लास में, सो मेनी That's okay, अपॉर्चुनिटीज। बच्चे. That's my duty to teach you. Whether it is one student also, then also मैं इसी energy के साथ आपको पढ़ाने वाली हूँ. उसमें कोई changes नहीं आएंगे. And second thing, it can be the reasons, many reasons. बहुत सारे students maybe holidays पे हैं, still continuing with the holidays, and some are sick also. तो I'm not sure. तो इसीलिए हमारे पास वैसे भी recording रहती है. तो इसीलिए तो अगर आप लोग अटेंड नहीं भी कर पा रहे हो, सो इट्स माय ड्यूटी टू गिव यू द इंफॉर्मेशन. आप उसे बाद में भी देख सकते हो, बट आई रियली वांट कि कमिंग संडे और इफ नॉट संडे बाय बिफोर 26 और मैं आपका एग्जाम ले लूं, क्योंकि उसके बाद आपका लेट नवंबर में आपके अपने स्कूल लेवल एग्जाम्स हैं और वो हैम्पर ना हो. सो फॉर दैट रीजन ओनली आई एम फिनिशिंग दिस पर्टिकुलर सिलेबस क्विकली. और आप, हमारा वैसे भी शुरुआत लेट हुआ है, तो मैं नहीं चाहती कि आपका और लेट हो, फिर टर्म 2 भी अफेक्ट हो जाएगा, ऐसा है. सो व्हाटएवर इट इज, दिस वीक में सब खत्म कर देते हैं. ओके, सो यू हैव टू बेयर फॉर दिस वीक ओनली. ओके, चलो. तो योर होमवर्क, अभी क्या आप करोगे तैयारी? जैसे लाइफ प्रोसेस के क्वेश्चंस थे, दैट आई थिंक आई हैव ऑलरेडी सेंट और नॉट? नो, आई थिंक सो. मैं आपको वो क्वेश्चंस, उसका पीडीएफ भेज देती हूँ. सिमिलरली, अगर नेक्स्ट क्लास में हमें टाइम मिलता है, इफ आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग बिफोर टाइम, और मुझे टाइम मिलता है, तो मैं पुराना चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास, दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस विथ यू, क्योंकि वो काफी लेंथी टॉपिक था, काफी लंबा चला था, प्लस बहुत टाइम हो गए उसे पढ़े हुए. सो आई रियली वांट टू चेक आप लोगों को कितना याद है और कितना नहीं है. सो दैट आई एम गोइंग टू डू. और इफ आई कैन टेक आउट द टाइम फॉर दिस चैप्टर, देन वी विल डू द रिविजन. बट अगर नहीं मिल पा रहा है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन बैंक भेज दूंगी टू मेक योरसेल्फ रियलाइज, ओके, कहाँ पे और कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं. दैट्स इट. Okay, so this is my plan for everyone. So please start studying and prepare notes also. Prepare notes, whatever I'm writing, whether it is one word, you all have to write in your notebook. That's what I want. So I can Yes, ask ma'am. anyone anytime to show their notebook. Okay? Chalo. Okay, ma'am. that's it Thank you, for ma'am. today. Okay, so bye. Enjoy your rest of the Sunday. Happy Children's Day one more time.
Okay, let's meet sometime. I will try to arrange something offline so that we all can meet. Okay, bye everyone. Thanks, ma'am. Take care. Ma'am, Bye. thank you, ma'am. Thank you. Bye, Neil.